आज की क्लास में हम अंडरबेस पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम अंडरबेस क्यों यूज़ करते हैं और हम किस तरह से अंडरबेस क्रिएट करेंगे अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड ब्लैक आउटलाइन मौजूद है। और अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड ब्लैक के अलावा किसी कलर की आउटलाइन मौजूद है तो कौन सा डिफरेंट प्रोसेस हम फॉलो करेंगे अंडरबेस क्रिएट करने के लिए। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अंडरबेस क्यों लगाते हैं। ओवरप्रिंट और नॉकआउट वाली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब किसी बैकग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो उतने एरिया में से बैकग्राउंड नॉकआउट हो जाता है। जितने एरिया में उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद होता है उतने एरिया में बैकग्राउंड कट जाता है। और उस तरह से अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाता है, हमारी मशीन की सेटिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, तो हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ वाइट कलर में ब्लर आ सकता है, जिससे हमारे काम की क्वालिटी खराब हो सकती है। जैसे अगर मैं सर्कल को उठाकर यहाँ पे रखूं और हम सपोज करें कि जितने एरिया में ये रेड सर्कल प्रिंट हो रहा है उतने एरिया में से ये सायान बैकग्राउंड नॉकआउट हो रहा है और जब प्रिंटिंग होगी तो इस तरह से वाइट सा ब्लर आ सकता है। इस ब्लर से बचने के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट को ओवर प्रिंट कर देते हैं। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ओवर प्रिंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के नीचे बैकग्राउंड पूरी तरह से प्रिंट होकर आता है, लेकिन उस सूरत में जब उस बैकग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट के कलर की इंक आती है तो दोनों कलर मिक्स होने से हमारे कलर चेंज हो जाते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे कलर भी चेंज ना हो। अब मैं इस सर्कल को उठा के अगर यहाँ पे रखूं और यहाँ पे आकर इस पे मल्टीप्लाई मोड अप्लाई करूं तो आप देखें जितने एरिया में इसके पीछे व्हाइट कलर मौजूद है वहां पे तो इसका कलर रेड ही है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन जितने एरिया में सायान कलर है उतने एरिया में ये कलर चेंज हो गया। अगर हम ओवर प्रिंट करें या अपने कलर मोड को मल्टीप्लाई करें, दोनों का इफेक्ट तकरीबन सेम रहता है, तो इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है, क्योंकि ओवर प्रिंट करती तो ओवर प्रिंट पर व्यू में जाकर मुझे आपको दिखाना पड़ता, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर मैं इसको उठाकर इस वाइट बेस पे प्रिंट करूं तो आप देखें ये परफेक्ट रेड कलर में प्रिंट होकर आएगा। मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम अंडरबेस क्यों यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अंडरबेस कैसे लगाएंगे। जब हम अंडरबेस लगाते हैं तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ब्लैक आउटलाइन है तो अंडरबेस लगाने का प्रोसेस डिफरेंट रहता है, और अगर ब्लैक के अलावा कोई आउटलाइन मौजूद है या आउटलाइन मौजूद नहीं है तो उस सूरत में अंडरबेस लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके चारों तरफ ब्लैक आउटलाइन मौजूद है। अंडरबेस लगाने से पहले कुछ सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना चाहते हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन मार्क लगा लें, क्योंकि अंडरबेस लगाने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन मार्क लगाते हैं तो आपको अलाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट अलाइन करते हुए ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर देते हैं तो आपकी अंडरबेस खराब हो सकती है। तो बाजू का हम साइज को इग्नोर करते हुए आर्टवर्क क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इजीली इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो जो साइज आपको चाहिए अंडरबेस लगाने से पहले आप उसको सेट कर लें। यहाँ मैंने इस आर्टवर्क का साइज 8 इंच बाय 10 इंच लिया है। इसकी विड्थ 8 इंच है और हाइट 10 इंच है। उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट के कलर मोड को CMYK में कन्वर्ट कर दें। CMYK में कन्वर्ट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में आए, डॉक्यूमेंट कलर मोड पे आकर यहाँ से CMYK सिलेक्ट कर लें। मैंने ऑलरेडी कलर मोड को CMYK रखा है। और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन मार्क को सेट कर लें और उसके बाद फर्दर वर्किंग आप स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन मार्क को रखूंगी। उसके बाद इसको उठाकर यहाँ नीचे लेके आऊंगी और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन मार्क मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। मैं इस आर्टवर्क को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट करूंगी
और इस रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर दूं तो मेरे रजिस्ट्रेशन मार्क अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन मार्क मौजूद है और इसकी एक कॉपी मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पर ले लेती हूँ और इस आर्टवर्क को सिलेक्ट करूंगी शिफ्ट के साथ इस रजिस्ट्रेशन मार्क को और इस रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दूं तो मेरे ये रजिस्ट्रेशन मार्क भी अलाइन हो जाते हैं। इस तरह से मैंने इन रजिस्ट्रेशन मार्क को अलाइन कर लिया है। अब ये रजिस्ट्रेशन मार्क मेरे आर्ट वर्क के साथ अलाइन है और उसके बाद आप इन तमाम रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट कर दें और सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद आप लेयर पैनल पे आकर यहाँ से रजिस्ट्रेशन मार्क वाली लेयर को लॉक कर दें ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो। उसके बाद इस बैकग्राउंड लेयर को आप लॉक कर सकते हैं ताकि ये भी अपनी जगह से मूव ना हो। उसके बाद आप अपने आर्ट वर्क वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट ग्रुप पे आकर इसको डुप्लीकेट कर लें। अब ये डुप्लीकेट हो चुकी हैं और ऊपर वाली लेयर को आप हाइड कर दें। हाइड करने के बाद अब हम इस लेयर से अंडर बेस क्रिएट करेंगे। इसके चारों तरफ ब्लैक कलर की आउटलाइन मौजूद है। उसके अलावा इसके माउथ के अंदर भी ब्लैक कलर मौजूद है तो ब्लैक कलर के नीचे हम अंडर बेस नहीं लगाते क्योंकि जब ब्लैक कलर को हम ओवर प्रिंट करते हैं तो वो ब्लैक ही प्रिंट होके आता है। और यहाँ मैंने ऊपर वाली लेयर को हाइड कर दिया है लॉक करके और नीचे वाली लेयर पे मैं अब काम करूंगी तो मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेकर मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगी। इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको व्हाइट कर दूंगी। उसके बाद हम किसी और कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से वन बाय वन हम तमाम कलर को सिलेक्ट करके व्हाइट कर लेंगे। मैं इस पिंक कलर को सिलेक्ट करूंगी और इसको व्हाइट कर दूंगी। उसके बाद मैं इस सायान कलर को सिलेक्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगी ताकि मैं इसे क्लोजली सिलेक्ट कर सकूं और दोबारा मैजिक वॉन्ड टूल लूंगी और इसको भी व्हाइट कर देती हूँ और हैंड टूल से इसको सामने ले आऊंगी। मैं इसको मजीद जूम कर देती हूँ और मैजिक वॉन्ड टूल लेकर इस येलो कलर को सिलेक्ट करूंगी और इसको भी व्हाइट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगी। इस कलर पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हुई है तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो इसका कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट ही आएगा। जब मैं इसमें व्हाइट कलर फिल करूंगी तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की है तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म करके अंडर बेस में उसको वापस 100% ही करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे व्हाइट कलर अप्लाई करूंगी। व्हाइट कलर अप्लाई करूं तो आप देखें इसका शेड और इसका शेड डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं ग्रुप सिलेक्शन से और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल पे आऊं तो आप देखें यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 70% है तो मैं इसको 100% कर दूंगी। जब मैं इसको 100% करूंगी तो ये वापस मुकम्मल व्हाइट हो जाता है। इस तरह से अगर आपके ऑब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी मौजूद है तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को 100% करेंगे। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से पाथफाइंडर पैनल को ओपन कर लेती हूँ। अब मेरा ब्लैक कलर के अलावा तमाम कलर व्हाइट हो चुका है। मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूंगी और ब्लैक कलर को मैं डिलीट कर देती हूँ। ब्लैक कलर डिलीट करने के बाद मेरी अंडरबेस बिल्कुल रेडी है। अब मैं लेयर पैनल पे आकर यहाँ से अपने आर्टवर्क को अनलॉक करके शो कर देती हूँ और शो करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। विंडो मेन्यू में आकर एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करूंगी। ओवरप्रिंट फिल पे चेक लगा दूंगी और ओवरप्रिंट स्ट्रोक पे चेक लगा दूंगी और अब ये हमारा आर्टवर्क प्रिंट के लिए रेडी है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड किसी और कलर की स्ट्रोक मौजूद है, ब्लैक नहीं है, तो हम क्या करेंगे।
क्योंकि जब हमारी स्ट्रोक ब्लैक होती है या कहीं और हमारे आर्टवर्क में ब्लैक कलर मौजूद है तो ब्लैक कलर के नीचे हम अंडरबेस नहीं लगाते, लेकिन उसके अलावा तमाम कलर्स के नीचे अंडरबेस लगाते हैं। तो मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और इसकी सेटिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी है। मैंने इसके बैकग्राउंड को लॉक कर दिया है, इसके रजिस्ट्रेशन पॉइंट को ग्रुप करके लॉक कर दिया है और उसके बाद मैंने इसकी डुप्लीकेट भी ले ली है। तो मैं लेयर पैनल पे आकर ऊपर वाली लेयर्स को लॉक करके हाइड कर देती हूँ और नीचे वाली लेयर से मैं अंडरबेस क्रिएट करूंगी। अंडरबेस क्रिएट करने के लिए मैं इस पूरे आर्टवर्क को सिलेक्ट करूंगी। तो मैं कंट्रोल ए से भी इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ या वैसे ही नॉर्मल सिलेक्शन टूल से ही इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये पूरा आर्टवर्क मेरा सिलेक्ट हो गया। इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें ट्रांसपेरेंसी मौजूद है, क्योंकि इसे हम 1 बाय 1 सिलेक्ट नहीं कर रहे, इसे हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट के तौर पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करना होगा। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से सेटिंग चेंज किए बगैर ओके कर देंगे। फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन को हम पहले देख चुके हैं, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप देखकर सीख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगी। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद हमारी ट्रांसपेरेंसी फ्लैटन हो जाती है और हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आता है। क्योंकि इस एरिया में हमारी ट्रांसपेरेंसी मौजूद थी तो बैकग्राउंड के साथ इंटरेक्ट होके जो कलर आना था वो जनरेट हो रहा था। अगर हम उसके नीचे व्हाइट बैकग्राउंड लगा देते हैं तो भी यही कलर आता है और अगर हम ट्रांसपेरेंसी को फ्लैटन कर दें तो वो ओपेक कलर हो जाता है और यही रिजल्ट आता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी फिल में व्हाइट कलर ऐड कर दूंगी। अब आप देखें जैसे मैं इस पे आ रही हूँ इसके डिफरेंट पाथ मौजूद हैं जैसे जैसे हमने क्रिएट किए थे। तो मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूंगी, इसके तमाम पार्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर पे आकर यूनाइट कर दूंगी। जब मैं इसको यूनाइट करूंगी तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे फॉल्ट ये आपको नजर आ रहे हैं। इनको क्लियर करने के लिए आप कंट्रोल वाई करके आउटलाइन मोड में जा सकते हैं और उसके बाद ये जो दरमियान में आपको छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं आप इनको क्लियर कर सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल की मदद से इनको सिलेक्ट कर लें या यहाँ से लैसो टूल लेकर आप इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से डिलीट कर लूंगी। इस तरह से ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके आर्टवर्क में मौजूद हैं आप इनको क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें मौजूद तमाम प्रॉब्लम्स मैंने क्लियर कर ली हैं और मैं कंट्रोल वाई करके आउटलाइन व्यू से बाहर आ जाती हूँ। अब ये मेरी अंडरबेस रेडी हो चुकी है। अब मैं इस पे ट्रैपिंग यूज करूंगी। ट्रैपिंग पे मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसको समझे बगैर इस प्रोसेस को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट में ब्लैक आउटलाइन मौजूद नहीं है तो उस सूरत में हमें ट्रैपिंग यूज करना होती है अंडरबेस लगाने की सूरत में। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें बैकग्राउंड कलर की स्ट्रोक ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ से आउटलाइन कलर्स पे आकर इसमें बैकग्राउंड कलर की स्ट्रोक ऐड कर देती हूँ। ये स्ट्रोक ऐड हो चुकी है, आपको नजर नहीं आ रही। मैं यहाँ से अगर आपको बैकग्राउंड को हाइड करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये आउटलाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पे शो कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से अपने आर्टवर्क को भी शो कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ओवरप्रिंट फिल पे चेक लगा दूंगी, ओवरप्रिंट स्ट्रोक पे चेक लगा दूंगी। अब हमारा ये आर्टवर्क भी प्रिंटिंग के लिए रेडी है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में ब्लैक आउटलाइन नहीं है, किसी और कलर की आउटलाइन है या आउटलाइन बिल्कुल मौजूद नहीं है, जस्ट फिल है, तो उस सूरत में आप अपनी अंडरबेस को पूरे ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके अंडरबेस क्रिएट करेंगे और उसके इर्द गिर्द चौक क्रिएट करेंगे 1 पॉइंट का अपने बैकग्राउंड के कलर का। और अब ये हमारा आर्टवर्क प्रिंटिंग के लिए रेडी है। उसके बाद बात आ जाती है टेक्स्ट की। तो हम टेक्स्ट के नीचे भी अंडरबेस लगाते हैं अगर हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लैक नहीं है। अगर हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, चाहे उसका साइज छोटा है या बड़ा, हम जस्ट उसको ओवरप्रिंट ब्लैक कर देते हैं और उसके बाद हमें उस पे मजीद वर्किंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारा टेक्स्ट किसी और कलर का है
तो हमें उसके नीचे अंडरबेस लगाने की जरूरत होती है। मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है। मैं एट्रीब्यूट पैनल को यहाँ पे रख लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दूंगी। इस तरह से ये टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर हमने अपना डॉक्यूमेंट को किसी को भिजवाना है ताकि वो प्रिंट ले सके, तो अगर उसके सिस्टम में वो फॉन्ट मौजूद नहीं है जो आपने यूज किया है, तो उस सूरत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपका फॉन्ट चेंज हो सकता है, मिसिंग फॉन्ट का एरर आ सकता है। इसलिए जब आप अपने काम को फाइनल कर लें और आपको लगे कि इसमें कोई चेंजिंग मजीद नहीं होगी, तो अपने टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन कर दें। उस तरह से वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और आप उसको कहीं पे भी सेंड करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन कर लिया है। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको भी क्रिएट आउटलाइन कर दूंगी। और अंडरबेस लगाते हुए अगर तो हमारा टेक्स्ट बड़े साइज का है तो हम जस्ट चौक चूज करते हैं, लेकिन अगर हमारा टेक्स्ट छोटे साइज का है तो हम चौक और स्प्रेड दोनों ही यूज करते हैं ताकि एक अच्छी प्रिंटिंग आए। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं ऊपर वाली लेयर को हाइड कर देती हूँ और इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी और इसके फिल में व्हाइट कलर और स्ट्रोक में सायान कलर दे दूंगी, जो कि हमारे बैकग्राउंड का कलर है। और ऊपर वाली लेयर को यहाँ से शो कर दूंगी और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओवर प्रिंट फिल पे चेक लगा दूंगी, क्योंकि इसमें स्ट्रोक मौजूद नहीं है, जस्ट फिल है, तो मैं ओवर प्रिंट फिल कर दूंगी। और अब ये प्रिंट के लिए रेडी है। और अब मैं इस टेक्स्ट की तरफ आ जाती हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आकर इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ और ऊपर वाली लेयर को यहाँ से हाइड कर दूंगी। अब मैं इसको जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसके कलर को व्हाइट कर देती हूँ। व्हाइट करने के बाद मैं इसमें सायान स्ट्रोक ऐड करूंगी। तो आप देखिए जब मैंने स्ट्रोक ऐड की है और व्हाइट की जगह बहुत से एरियाज में जस्ट सायान कलर आ गया है स्ट्रोक की वजह से, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो उस सूरत में हम 1 पॉइंट चौक नहीं लगाते, बल्कि चौक के साइज को कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.75 चौक ऐड करूंगी। तो अभी भी कुछ एरियाज क्लियर नहीं है, मैं इसको मजीद कम करके 0.05 चौक ऐड कर दूंगी। तो अब ये सारे व्हाइट एरियाज यहाँ पे क्लियर आ रहे हैं। इस तरह से आप इसको चौक लगाएंगे और उसके बाद लेयर पैनल में आकर ऊपर वाली लेयर को यहाँ से शो करेंगे। शो करने के बाद आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें रेड कलर की आउटलाइन देकर स्प्रेड क्रिएट करेंगे और वो भी 0.5 का स्प्रेड क्रिएट करेंगे। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग 0.75 या 0.5 का स्प्रेड और चौक ऐड कर सकते हैं। अब आप देखें आपका टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका टेक्स्ट छोटे साइज का है तो आप उसमें बहुत थोड़े लेवल पे चौक ऐड करेंगे और बहुत थोड़े लेवल पे स्प्रेड ऐड करेंगे। स्प्रेड और चौक क्रिएट करना ट्रैपिंग होती है और ट्रैपिंग पे सेपरेट क्लास मौजूद है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, उस क्लास को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सकें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।